हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे यूनिट 49 का चर्च गोइंग, जो फिलिप लार्किन ने पोएम लिखी है। हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, पिछले वाले पार्ट में हमने आई रिमेंबर टोड्स रिविजिटेड एंड मिस्टर ब्लिनी के बारे में पढ़ा था। आज हम चर्च गोइंग की डिस्कशन करेंगे। लेट अस स्टार्ट नाउ। एन एवरीडे कंसर्न ऑफ द कॉमन मैन इज़ रिलीजन के बारे में सब सोचते हैं। दिस इज़ द सब्जेक्ट लार्किन टेक्स अप इन चर्च गोइंग। तो चर्च गोइंग में भी यही थीम लिया गया है। थीम इज रिलीजन। हाउएवर देयर इज़ नो डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। डायरेक्टली नहीं लिया गया है, ये डायरेक्टली नहीं बताया गया है। लार्किन हिमसेल्फ सेज दैट इन द पोएम ही इज़ कंसर्न विद गोइंग टू चर्च, नॉट रिलीजन। वो खुद अपने आप बोलते हैं इस पोएम में कि वो चर्च जा रहे हैं, रिलीजन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बट द चर्च बिकम्स अ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन एंड व्हेन लार्किन स्पीक्स ऑफ इट ही इज़ एट द सेम टाइम कंसर्न विद रिलीजन। बट इसमें यह है कि जब वो चर्च के बारे में बात कर रहे हैं तो इसी के साथ साथ वो रिलीजन के बारे में भी बात कर रहे हैं। द पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंटेड इन द पोएम इज़ नॉट अ इंडिपेंडेंट वन। किसी एक सब्जेक्ट के बारे में वो बात नहीं कर रहे हैं। जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है किस रिलीजन के बारे में, कोई एक नहीं है। मतलब डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ रहते हैं ना लोगों के, तो उसी तरह से उस चीज़ को बता रहे हैं। इट इज़ कंपेरेबल टू मिस्टर ब्लेनी where the attempt is first to paint a humdrum picture and then to highlight its positive aspects which are not noticeable at the first glance। अब ये मिस्टर ब्लेनी के ही जैसी ही एक पोएम है जिसमें कि मिस्टर ब्लेनी के बारे में जो है पहले उनकी एक ऐसी ऑर्डनरी सी पिक्चर बताई गई है कि वो बहुत ही नॉर्मल आदमी है, उनके घर में कोई अच्छे से घर नहीं है उनका, है ना, वो बहुत ही डल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, पर्दे उनके फेडेड हैं। बट इसके साथ ही आयरनी है इसमें, लेकिन बाद में ये बताया गया है कि वो कितने पॉजिटिव एस्पेक्ट है इस चीज़ का। मतलब वो उनके आसपास तो बहुत डलनेस है, लेकिन वो अंदर से इतने एनलाइटेंड आदमी हैं, इतने जागरूक, इतने प्रॉस्पर आदमी हैं। उनकी सबसे बनती है, उनकी सिस्टर से बनती है ये सब चीज़ें। क्या है ना, आदमी बहुत मटेरियलिस्टिक सोचता है कि हमारे घर में सोफ़ा ऐसा हो, बेड ऐसा हो, कर्टन्स ऐसे हो, लेकिन आदमी अंदर से बहुत खोखला रहता है, अंदर उसमें कोई वैल्यूज़ नहीं है। वैसे ही इसका बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है मिस्टर ब्लेने जो है ना, उनका घर अच्छा नहीं है, जो टेनेंट है वो, लेकिन तो उनका घर अच्छा नहीं है, उन्होंने अच्छे से नहीं रखा है, लेकिन वो इंसान बहुत अच्छे हैं। ही इज़ अ सेटिस्फाइड पर्सन, बहुत ही संतुष्ट हैं अपनी ज़िंदगी से वो, है ना। उसमें बोला है द टोन इज़ कंसील्स अ सटल आयरनी। ये जो टोन है ना, ये जो मिस्टर ब्लेन, मैंने आपको बताया था कि आयरनी क्या होती है, मतलब हम सोचते कुछ है और हो कुछ और जाता है। तो मिस्टर ब्लेनी के बारे में हम ये सोच रहे हैं, जो नरेटर है वो ये सोच रहा है कि कितना डल एनवायरनमेंट में रहने वाला आदमी है, पता नहीं कैसा होगा। इसके बावजूद ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। मिस्टर ब्लेनी बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है। वैसे ही अब मैं आपको बताऊंगी कि चर्च गोइंग में मिलता जुलता ही बात है इसमें, ठीक है। इन चर्च गोइंग अगेन द नरेटर वेयर्स द मास्क ऑफ अ डिसइंटरेस्टेड ऑब्जर्वर, दिस टाइम कमेंटिंग नॉट on the lifestyle of an individual he has never met, but on the importance that the church and the religion have for the common man। अब देखो, चर्च गोइंग में भी ऐसा ही है। ऑब्वियसली ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट सम पर्सन, मिस्टर ब्लेनी की तरह वो किसी आदमी के बारे में बात नहीं कर रहा है। जो नरेटर है वो एक ऑब्जर्वर है जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो चर्च के अंदर जाता है लेकिन उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा बताया गया है। बट साथ में अगर हम देखें तो उसको इंटरेस्ट है कि रिलीजन कॉमन मैन के लिए, चर्च या रिलीजन कॉमन मैन के लिए क्या कर रहे हैं, क्या इम्पोर्टेंस है रिलीजन की और चर्च की कॉमन मैन के लिए। अब वही है ना, देखो आयरनी है ना इसमें। आयरनी ये है कि हमें ये लग रहा है कि वो बहुत ही डिसइंटरेस्टेड ऑब्जर्वर है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो इंटरेस्ट भी है और अच्छे से ऑब्जर्व भी कर रहा है, ठीक है, और ये जानने की कोशिश कर रहा है वो इंसान, वो नरेटर के चर्च और रिलीजन कॉमन आदमी के लिए कितने यूज़फुल हैं, कितनी इम्पोर्टेंस है। ओके, नाउ जैसे कि अब हम पढ़ेंगे थोड़ा, इससे हमें और
और क्लियर होगा। द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम आर इम्पॉर्टेंट फॉर व्हाट दे इम्प्लाई। ओपनिंग लाइन्स जो है ना पोएम की, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो ये बता रही हैं, देखो मैं अभी पढ़ती हूँ। वंस आई एम श्योर देर इज़ नथिंग गोइंग ऑन, आई स्टेप इन साइड लेटिंग द डोर थट शट। वो बोलता है कि एक बार मैं ये श्योर कर लूँ ना कि अंदर कुछ नहीं हो रहा, चर्च के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं चल रही, कोई मैरिज नहीं हो रही, कोई और फंक्शन नहीं, मतलब होते हैं ना चर्च में मैरिजेस होती हैं और चीज़ें भी होती हैं। एक बार मैं ये इंश्योर कर लूँ तो मैं अंदर जाऊँगा और जो दरवाज़ा है मैं चाहूँगा कि वो बंद हो जाए एकदम से। इसके बोलने का एक बहुत बड़ा इसमें अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो हमें लगेगा अच्छा उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है चर्च की एक्टिविटीज़ में बट यहाँ आयरनी है। The narrator probably would not have entered if some religious activity had been going on inside. अब इसमें ये बोला है नरेटर जो है probably, most probably जो है वो अंदर एंटर नहीं करता अगर कोई religious activity चल रही होती। He would have felt uncomfortable, embarrassed, ill at ease. तो अगर कोई एक्टिविटी चल रही होती तो उसको बड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता, बहुत एम्बेरस फील करता, उसको बहुत गंदी फीलिंग होती। He belongs to an age that is infirmant, the old being obsolete. Obsolete means not in use, and the new not yet fit to take its place. इसमें ऐसा है कि वो जो इंसान है ना, जो नरेटर है, वो क्यों अंदर नहीं जाना चाहता जब कोई एक्टिविटी चल रही है? वो इसलिए नहीं जाना चाहता बिकॉज वो ऐसी एज से बिलोंग कर रहा है जो कि अभी फर्मेंट, अभी स्टार्टिंग चेंजिंग में है, चेंज हो रही है। वो ऐसी एज में से बिलोंग करता है जो भी चेंज हो रही है। चेंज इन द मतलब वो ट्रांजिट स्टेट में है, मतलब कि ओल्ड जो वैल्यूज़ हैं वो अभी यूज़ में नहीं है। अब ये समय किस समय की बात है? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की बात है। उस टाइम पे ना आदमी की ऐसी मेंटालिटी हो गई थी कि पहले तो लोग भगवान पे विश्वास करते थे, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर हो गया ना उसके बाद लोगों को, जो लोग बहुत ज़्यादा उस तबाही से गुजरे हैं ना, उन लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था भगवान में। वो ये सोचते थे कि अब भगवान नहीं है, इंटरेस्ट नहीं था, ओल्ड वैल्यूज़ ख़त्म हो चुकी थी और नई वैल्यूज़ अभी आई नहीं थी। तो ये जो आदमी है ये ऐसी एज से बिलोंग करता है जो कि अभी चेंजिंग में है, चेंज हो रही है। पुरानी जो वैल्यूज़ हैं वो अभी यूज़ में नहीं है और जो नई वैल्यूज़ हैं वो अभी आई नहीं हैं। आप समझ गए मेरी बात? चलो, हैंस द वैल्यूज़ दैट वर बिलीव्ड इन अर्लियर नो लॉन्गर प्रोवाइड स्पिरिचुअल सपोर्ट। इसलिए जो वैल्यूज़ पहले थी, है ना, वो उनको कोई, उस आदमी को कोई स्पिरिचुअल सपोर्ट नहीं दे रही हैं, है ना। द dilemma of 20th century man, as Larkin sees it, is what to believe in if not religion. अब वो आदमी ये सोच रहा है कि ये मतलब लार्किन बोलते हैं कि जो 20वीं शताब्दी का आदमी है ना, वो इस द्वंद्व में है, इस उलझन में है कि वो रिलीजन को अगर ना माने तो किसको माने, है ना। चर्च गोइंग हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय G.S. फ्रेजर एज द मोमेंट्स प्राइज पोएम। चर्च गोइंग को किसी ने, G.S. फ्रेजर एक पोइट और पोइट हैं, उन्होंने ये बोला था कि ये उस टाइम की जो मूवमेंट हुई थी ना उसका प्राइज़ है, उसकी सोच है ये, ना, कि जो नरेटर है, जो इंसान है, वो चर्च में नहीं जाना चाहता, है ना। और वो अभी मैं एक और चीज़ इसमें बताऊंगी आपको कि ये जो पोएम है ना एक तरह से इसलिए भी लिखी गई है ताकि आदमी जो है वो उस टाइम समय का आदमी रिलीजन पे विश्वास करना शुरू कर दे। ये इसलिए एक तरह से लिखी गई है। अगर हम इस पोएम को पूरा पढ़ें ना तो हमें ये समझ में आता है एक बात कि पोइट बोलता है कि नरेटर बोलता है कि वो अंदर गया चर्च के और वहाँ कोई फंक्शन नहीं चल रहा था, और फिर उसमें शायद ऐसा भी है पोएम में कि क्या क्या इल इफ़ेक्ट्स होंगे अगर चर्च जो है बैरन हो जाए, चर्च में कोई एक्टिविटी ना हो, है ना। तो लोगों को ये बताया गया है कि अगर चर्च में कोई एक्टिविटी नहीं होगी ना तो वहाँ पे बहुत सारी ख़राब चीज़ें हो सकती हैं। मींस अगर हम रिलीजन को ना माने, अगर हम चर्च ना जाएं तो वो बैरन हो जाएगा और वहाँ पे मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जो कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, now it present a true picture of the post-war welfare state enlightenment, shabby and not concerned with his
अपीयरेंस, पुअर। वो एक ऐसी पिक्चर बताते हैं इस पोएम में एक पोस्ट वॉर वेलफेयर स्टेट इंग्लिशमैन की एक ऐसी पिक्चर बताई गई है जो कि शैबी है, मतलब बहुत देखने में ठीक नहीं है। नॉट कंसर्न्ड, शैबी मतलब अपना ध्यान नहीं रख रहा है। नॉट कंसर्न्ड विद हिज अपीयरेंस, पुअर है। ही हैज़ अ बाइक नॉट कार, ना। फुल ऑफ अनश्योर पाइटी डिवोशन, मतलब उसको पता ही नहीं है कि वो किस तरफ डिवोशन हो उसका, है ना। और अंडर फेड है, उसको खाना नहीं मिला, अंडर पेड है, ओवर टैक्सड है, होपलेस है, बोर्ड है। तो वो एक ऐसे आदमी की पिक्चर प्रेजेंट की गई है इस पोम में। इन अदर वर्ड्स, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द चर्च गोइंग इज अनदर वेरिएशन ऑफ द अननोन सिटीजन। और एक ना, मतलब अननोन सा सिटीज़न है, मीन्स एक बिखरा हुआ आदमी है जिसके पास पैसा नहीं है, जो अपना ध्यान नहीं रख पा रहा है, इस तरह की बात की गई है। चलो, थैंक यू सो मच, मैंने इसको फिनिश कर लिया। अब मैं विट्सन वेडिंग भी साथ में ख़त्म कर लेती हूँ इसकी डिस्कशन। आई होप आपको ये पोएम मेरी समझ में आई होगी। चर्च गोइंग, इसमें रिलीजन पे जोर डाला गया है, मतलब रिलीजन के बारे में बात की गई है कि लोगों को रिलीजन को मानना चाहिए, ठीक है। विट्सन वेडिंग करेंगे। विट्सन वेडिंग जो है वो मैरिज के ऊपर है। Another representative Larkin poem is the Western Wedding, whereas church going is concerned with rituals conducted in church, rituals accompanying birth, death and marriage. ठीक है। The subject of the Western Wedding is specially the marriage ritual and the significance it has in human life. देखो थीम यही मिल गया हमें कि विट्सन वेडिंग जो है वो मैरिज रिचुअल के ऊपर बता रही है, उसको बता रही है रिचुअल पर। एंड इसका मैरिज रिचुअल्स का या मैरिज का ह्यूमन लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में बताया गया है। ये एक्चुअली ऑब्जर्वेशन वाली पोएम्स ऑब्जर्व किया है पोइट ने और आगे वो लिखी हैं। ओके, इट इज़ द वेडिंग सीजन एंड द पोइट, अब वो बता रहे हैं, इट इज़ द वेडिंग सीजन एंड द पोइट ट्रैवलिंग बाय ट्रेन हैज़ द चांस टू विटनेस अ नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन who have recently participated in marriage parties and are on different platforms to see of the bridal couples। ठीक है, तो पोइट हैं, ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन से और वो बहुत सारे औरतों और आदमियों को देखते हैं जिन्होंने की मैरिज पार्टी में पार्टिसिपेट किया और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में पे हैं वो, और ब्राइडल जो कपल्स हैं, जो शादियां हुई हैं, उनको सी ऑफ कर रहे हैं, कपल्स को सी ऑफ कर रहे हैं। द पोइट्स व्यू ऑफ मैरिज इज़ अपेरेंटली अ सिनिकल वन। अब उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सिनिकल वन है, मतलब उनको कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ चीज़ें जो है ऐसा बोलने की कोशिश की है इन्होंने। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द रिचुअल आर कॉमिक फिगर, वो कह रहे हैं कि तो कॉमिक फिगर्स हैं। बिगिनिंग विद द ब्राइड, ब्राइड को वो ग्रीनिंग एंड पोमेडेड गर्ल्स बोल रहे हैं, है ना। और एंड द इक्वली ल्यूडिक्रस ओल्डर जनरेशन, और उनको भी वो ओल्डर जनरेशन को भी बोल रहे हैं कि मतलब हंसी मजाक वाले लोग होते हैं ना, जैसे कि जिनकी की हंसी उड़ाई जाती है, उस तरह के लोग लग रहे हैं उनको वो। टू लार्किन, इसमें भी एक तरह से ऐसा ही है कि शादी को बहुत पवित्र एक रिश्ता बताया गया है, सिग्निफिकेंस बताई गई है, और उन्होंने बोला है कि इसको ना हल्के में ना लिया जाए, है ना। जैसे कि लोग उनको, गर्ल्स उनको डिफरेंट लग रही हैं, आदमी उनको डिफरेंट लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके असली बोलने का मतलब ये है। टू लार्किन इट इज़ ऑल क्वाइट फार्सिकल, है ना। फार्स मतलब होता है ना एक तरह का, उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड होता है फार्स के लिए, जैसे ढोंग या हंसी मजाक करना, एक नाटक टाइप होते हैं ना, जैसे उसको बोलते हैं फार्स। टू लार्किन इट इज़ ऑल क्वाइट फार्सिकल, द मोर एक्सपीरियंस्ड वुमेन शेयरिंग देयर सीक्रेट and marriage being little more than a green signal for religious wounding। ये बोल रहे हैं कि जो मैरिज है ना वो एक तरह से, जो एक्सपीरियंस लेडी हैं वो अपने सीक्रेट शेयर कर रही हैं मैरिज में, है ना। और मैरिज जो है ग्रीन सिग्नल है, जैसे हो रिलीजियस बाउंडिंग के लिए लोग जो डिफरेंट धर्म के लोग आके मिलते हैं, उस तरह का एक बताया है। ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, जैसे कि शादी के इनविटेशन मिलते हैं ना, तो हम लोग भी सोचते हैं कि जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, डिफरेंट लोगों से मिलेंगे। However, the main thrust of the poem is not on the absurdity of the entire situation। इस entire situation का मजाक उड़ाना या absurdity means इसको गलत बोलना या वो नहीं है इसका मकसद इस पोएम का। द कंक्लूडिंग नोट इज़ what matters the most to लार्किन। लार्किन को सबसे ज़्यादा ये चीज़
वो बोल रहे हैं कि दैट ऑन वन पर्टिकुलर डे एन एजॉर्टेड नंबर ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स इन्वॉल्व इन डिफरेंट सिचुएशंस कम टुगेदर ब्रीफली, कि बहुत डिफरेंट करेक्टर जो हैं और बहुत नंबर में एक पर्टिकुलर डे जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस में एक दूसरे से मिलते हैं, है ना, और शेयरिंग अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ देयर लाइव्स टुगेदर, और अपनी ज़िंदगी की फ्यू मोमेंट्स को शेयर करते हैं। और उनको पता है कि वो दोबारा दे मे नेवर मीट अगेन, वो दोबारा नहीं मिलेंगे, इवन ऑन दैट पर्टिकुलर डे दे मे नॉट हैव मेट, और हो सकता है कुछ लोग मिले भी नहीं होंगे पर्टिकुलर डे में, शादी हुई तो वो इधर उधर रहे और वो जिससे मिलना है उससे मिले भी नहीं, मतलब ऐसा ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ थॉट, हाँ, दिस इज़ अ थॉट दैट डज नॉट स्ट्राइक द यंग कपल who are too engrossed in the present to heed their future। अब यंग लोग हैं, ओल्ड लोग जो हैं वो मिल रहे हैं एक दूसरे से, यंग लोग हैं उनको कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो तो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, है ना। तो इनमें ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताए हुए हैं कि ओल्ड लोग क्या करते हैं, यंग लोग क्या करते हैं, इस तरह की बात बताई है। यू मे नोट दैट लार्किन इज़ नॉट एसोसिएटेड एक्टिवली विद द मैरिज सेरेमनीज ही स्पीक्स ऑफ, वो खुद तो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं ना कर रहे हैं उसमें, वो तो ट्रेन में है। ही सिंपली अ कैजुअल ऑन लुकर, वो सिर्फ लोगों को देख रहे हैं। अ चांस पैसेंजर इन अ ट्रेन लुकिंग आउट थ्रू द विंडो ऑब्जर्विंग ऑल दैट हैपन्स डिटैचडली, वो सब कुछ देख रहे हैं जो कि हो रहा है वहाँ पे। दिस इज़ द पर्सपेक्टिव इन मोस्ट ऑफ हिज पोएम, उनकी पोएम में ऐसे ही है। ही इज़ यूजुअली द कमेंटेटर एंड ऑब्जर्वर एंड नॉट एन एक्टर इन द सीन, वो एक्ट नहीं करते हैं सीन में लेकिन लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, और यही चीज़ें वो फिर आगे अपनी पोएम्स में लिखते हैं। तो विट्सन वेडिंग जो है वो एक ऐसी पोएम है जो कि ह्यूमन लाइफ की सिग्निफिकेंस, मैरिज रिचुअल और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्रास डिस्कस करूँगी। ग्रास भी एक छोटी सी पोएम है, एट ग्रास छोटी सी पोएम है। आई थिंक इस वीडियो में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी। चलो, थैंक यू सो मच।